नमस्कार दोस्तों, विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम छठी कक्षा का अध्याय पौधों की कहानी को जारी रखेंगे और आज हम इसके भाग 2 को समझेंगे। तो आइए जानते हैं कि आज के भाग में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के बारे में समझेंगे। इसके बाद जड़ यानी कि रूट किसे कहते हैं इसको समझेंगे और अंत में पुष्प यानी कि फ्लावर किसे कहते हैं इसको समझेंगे। तो आइए आज के पहले विषय से शुरू करते हैं और जानते हैं कि पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है। पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जड़ों द्वारा भूमि से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करते हैं। अब दाएं वाले चित्र से समझें। अब वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर पत्तियों में मौजूद हरे रंग के पदार्थ यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन यानी कि मंड बनाते हैं तथा वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस मुक्त होते हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। आप चित्र से समझे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकल रही है और वही ऑक्सीजन का हम सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होते हैं यह कार्य जड़ें करती हैं। तो अब हम जड़ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम रंध्र के बारे में समझ लेते हैं। रंध्र को इंग्लिश में स्टोमाटा कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, पत्तियों के फलक में असंख्य रंध्र यानी कि छिद्र पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण तथा वाष्पोत्सर्जन जैसी क्रियाओं का संचालन करते हैं। इन्हें स्टोमाटा भी कहते हैं। आइए दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। क्या आपको पता है कि पत्तियों तक जल कौन पहुंचाता है? तो आइए हम आपको बताते हैं कि पत्तियों तक जल पेड़ पौधे के जड़ यानी कि रूट पहुंचाते हैं। तो आइए हम जड़ के बारे में जानते हैं। जड़ को इंग्लिश में रूट कहते हैं। पौधे का वह हिस्सा जो भूमि के अंदर छिपा हुआ होता है जड़ कहलाता है। जड़ें मिट्टी के कणों को परस्पर बांधे रखती है और पौधों को भूमि पर स्थिर रखती है। ये पौधे के पोषण के लिए जरूरी खनिज लवणों को भूमि से अवशोषित करती है और तनों के माध्यम से पहुंचाती है। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि पौधे का जड़ मिट्टी के अंदर है। इस तरह जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए यानी कि जकड़े रहती है। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है। आइए दोस्तों, अब विभिन्न प्रकार के जड़ के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम झकरा जड़ के बारे में समझेंगे, जिसे हम रेशेदार जड़ भी कहते हैं। इंग्लिश में फाइब्रस रूट कहते हैं। जब पौधे के आधार से एक साथ एक जैसी आकार वाली जड़ें निकलती है तो इन्हें हम झकरा यानी कि रेशेदार जड़ कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं, चावल, मक्का, घास इत्यादि की जड़ें रेशेदार यानी कि झकरा जड़ें होती है। चित्र में आप देखें और समझें। दूसरे प्रकार का जड़ है मूसला जड़, जिसे हम इंग्लिश में टैप रूट कहते हैं। मूसला जड़ के बारे में विभिन्न चित्रों के माध्यम से आप समझने की कोशिश करें। कुछ पौधों की एक मुख्य केंद्रीय जड़ होती है जिसमें से अन्य जड़ें निकलती है। प्रायः मूसला जड़ लगभग सीधी और मोटी होती है, जिसकी चौड़ाई नीचे जाते जाते घटती जाती है। इनके मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जड़ के कार्य के बारे में समझते हैं। जड़ें पौधे को मिट्टी में स्थिर रखती है। जड़ें भोजन का भी संचय करती है, जैसे कि गाजर, मूली, शकरकंद,
सलजम इत्यादि। जड़ें मिट्टी में से जल तथा खनिज प्राप्त करती है। जड़ें मुख्य जड़ों की सहायक बनती है। आइए दोस्तों पुष्प के बारे में समझते हैं। पुष्प को हम फूल भी कहते हैं, इसे हम इंग्लिश में फ्लावर कहते हैं। पुष्प अथवा फूल जनन संरचना है जो पौधों में पाए जाते हैं। पौधे का सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। आइए दोस्तों पुष्प के अंग के बारे में समझते हैं। पुष्प यानी कि फूल के निम्नलिखित अंग होते हैं। पहला बाह्य दल, दूसरा दल यानी कि पंखुड़ी, तीसरा पुंकेसर और चौथा स्त्री केसर। अब हम इन सबको बारी बारी से विस्तार पूर्वक समझेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं बाह्य दल के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में सेपल्स कहते हैं। फूल में यह पत्तों का बाह्य दल होता है। यह सामान्यतः हरे होते हैं तथा फूल के अंदर वाले भागों की रक्षा करते हैं। जैसा कि परिभाषा में हमने पढ़ा कि बाह्य दल सामान्यतः हरे होते हैं। आप इसे चित्र में देख सकते हैं। इसके बाद पुष्प का दूसरा भाग होता है पंखुड़ी, जिन्हें हम इंग्लिश में पेटल्स कहते हैं। यह फूल में पत्तियों का दूसरा चक्र होता है। यह सामान्यतः रंगीन होते हैं और इन्हें रंगदार पत्तियां कहते हैं। इनके कारण फूल विभिन्न रंगों के होते हैं। यह कीटों को आकर्षित करती है तथा परागन में सहायता करती है। जैसा कि आप चित्र से देख रहे हैं कि खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा होता है। यह पुष्प की पंखुड़ियां होती है और विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियां अलग अलग रंगों की होती है। पुष्प के अगले अंग यानी कि पुंकेसर होता है, जिसे हम इंग्लिश में एंड्रोसियम कहते हैं। यह फूल का नर जनन भाग होता है। इसकी प्रत्येक इकाई को स्टेमन कहते हैं। इसके दो मुख्य भाग हैं। पहला परागकोश तथा तंतु। परागकोश में परागकण उपस्थित होते हैं जो अंकुरित होकर नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। आप चित्र से पुंकेसर के भाग को समझ सकते हैं। पुंकेसर के भाग यानी कि परागकोश और पुतंतु को अच्छे से दिखाया गया है। पुष्प के अगला और अंतिम भाग होता है स्त्री केसर। इसे हम इंग्लिश में गाइनेशियम कहते हैं। यह फूल का मादा जनन अंग होता है। इसकी प्रत्येक इकाई को कार्पल कहते हैं। यह फूल का सबसे अंदर वाला भाग होता है। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर के भाग में 3 भाग होते हैं। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होता है। तो आइए स्त्री केसर के भाग यानी कि वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय को हम विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं। वर्तिकाग्र किसे कहते हैं? यह कार्पल का सबसे ऊपर वाला फूला हुआ भाग होता है। इसके चिपचिपा होने के कारण परागकण इस पर चिपक जाती है। वहीं वर्तिका नली में यह एक लंबी पतली नलिका होती है। बीजांड तक पहुंचने के लिए पराग नली इसमें से होकर गुजरती है। स्त्री केसर के अगले भाग यानी कि अंडाशय होता है। यह कार्पल का सबसे नीचे वाला फूला हुआ भाग होता है। आप अंडाशय को चित्र में देख सकते हैं। इसमें बीजांड उपस्थित होते हैं। निषेचन के बाद यह फल में तथा बीजांड बीजों में विकसित होते हैं। तो इस तरह से हमने पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में जान चुके हैं। आइए एक बार फिर से हम पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप चित्र के माध्यम से देखें और समझने की कोशिश करें। चित्र में पुष्प के विभिन्न अंगों को दिखाया गया है। पुष्प के विभिन्न अंगों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे भी दिखाया गया है। आप चित्र से देखें और समझें। तो आइए जानते हैं कि पुष्प के विभिन्न अंग क्या क्या होते हैं। चित्र में जो 1 से दिखाया गया है वह अंडाशय होता है। वहीं 2 नंबर संख्या से जो भाग दिखाया गया है वह वर्तिका है। वहीं संख्या 3 से जो भाग दिखाया गया है वह वर्तिकाग्र होता है। संख्या 4 से जो भाग दिखाया गया है वह पुष्प योनि होती है। वहीं संख्या 5 से जो भाग दिखाया गया है वह परागकोश है। इसी तरह संख्या 6 से तंतु को दिखाया गया है
और संख्या 7 से पुष्प केसर को दिखाया गया है। वहीं संख्या 8 पंखुड़ी को दर्शाता है। वहीं संख्या 9 बाह्य दल को दिखाता है और अंत में संख्या 10 बीजांड को दिखाता है। तो इस तरह से हम पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में विस्तार पूर्वक जान चुके हैं। आप इस चित्र को अपने कॉपी में नोट कर ले और बनाने की कोशिश करें। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इस अध्याय के सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए जानते हैं एक बार फिर से कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझा। उसके बाद जड़ यानी कि रूट किसे कहते हैं इसको जाना। अंत में पुष्प यानी कि फ्लावर किसे कहते हैं और इनके विभिन्न अंगों के बारे में भी हमने सीखा। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास को लेकर आएंगे। तो आप इस अध्याय को विस्तार पूर्वक घर से पढ़कर आएं। इस अध्याय को पढ़ने के लिए आप JCERT की 6ठी कक्षा का विज्ञान पुस्तक से अध्याय पौधों की कहानी से पढ़कर आएं। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।